मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग अपने बुक के सेकेंड पोएम एस्लीप इन द वैली का वर्णन करेंगे, जो ऑर्थर रिम्बाउड द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कवि और फिर कविता का बात करेंगे। About the poet Jean Nicolas Arthur Rimbaud, born on 20th October 1854, died on 10th November 1891 due to bone cancer. He died at the age of 37 years only. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस कविता के कवि आर्थर रिम्बाउड हैं, जिनका पूरा नाम जीन निकोलास आर्थर रिम्बाउड है। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1854 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 10 नवंबर 1891 ईस्वी में हुई थी। ये मात्र 37 वर्ष की अवस्था में स्वर्ग सिधार गए, यानी गुजर गए। इनकी मृत्यु हड्डी के कैंसर के कारण हुई थी। ये फ्रांस के रहने वाले थे, इसलिए इनकी नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता फ्रांसीसी थी और ये फ्रेंच बोलते थे। वास्तव में इस कविता को आर्थर रिम्बाउड ने फ्रेंच में लिखा था, पर इसका अंग्रेजी अनुवाद पॉल स्किमिडिट ने किया था। He started writing poems at the age of 15 to 18. He stopped writing poems at the age of 19 years. इन्होंने मात्र 15 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, जो 18 वर्ष तक लिखते रहे और फिर 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अचानक कविता लिखना बंद कर दिया। इट इज़ एन एंटी वॉर पोएम। एक एंटी वार कविता है। एंटी वार का मतलब होता है जंग विरोधी। फ्रेंच टाइटल ऑफ द पोएम इज ली डॉर्मियोर ली वैल 1870। इस कविता का फ्रांसीसी शीर्षक ली डॉर्मियोर ली वैल है, जो 1870 ईस्वी में लिखा गया था। अब हम लोग इस कविता के बारे में बात करेंगे। इटालियन सोनेट और पेट्राचन सोनेट consisting of 40 lines divided into two parts, octave 8 lines and sestet 6 lines. अब हम लोग कविता के बारे में बात करेंगे। ये एक इटालियन सोनेट है या पेट्राचन सोनेट है, जिसमें 14 लाइन होती हैं। सोनेट का मतलब होता है वो कविता जिसमें 14 लाइन होती हैं। इस सोनेट को दो भाग में बांटा गया है। पहला ऑक्टेव जो 8 लाइन का है, दूसरा सेस्टेट जो 6 लाइन का है। थीम ऑफ द पोएम मतलब कविता की विषय वस्तु। थीम का अर्थ होता है विषय वस्तु, मतलब उस कविता में किन किन बातों का वर्णन किया गया है। पहला, एप्रिसिएशन फॉर नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति होता है, एप्रिसिएशन का मतलब सराहना होता है। यानी सबसे पहले इस कविता में प्रकृति की सराहना की गई है। इस कविता में प्रकृति का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। इस कविता में मृत्यु को स्वीकार किया गया है। और तीसरा है ब्रूटैलिटी ऑफ वॉर। इस कविता में युद्ध की क्रूरता विभीषिका का वर्णन किया गया है। अब हम लोग इस कविता का लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे। ए स्मॉल ग्रीन वैली वेयर अ स्लो स्ट्रीम फ्लोज। एक छोटी हरी घाटी जहाँ एक धीमी धारा की नदी बहती है। यहाँ घाटी को हरा भरा इसलिए बताया गया है क्योंकि इस घाटी में एक नदी बहती है, जिसके कारण यहाँ के सभी पेड़ पौधे हरे हैं। एंड लीव्स स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास। और उस चमकते हुए घास में, क्योंकि वहाँ के जितने भी घास हैं वो सभी हरे हैं, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है मानो वो नदी का बहता पानी लंबा रिबन हो, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब घाटी में पड़ती है और उस नदी की बहती पानी पे पड़ती है तो बहता हुआ पानी चमकने लगता है सूर्य की रोशनी से, और वह सिल्वर कलर का दिखाई देता है और सिल्वर कलर का रिबन प्रतीत होता है। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज दे फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट। और उस पहाड़ के चोटी के ऊपर जो सूर्य है और उससे जो उसकी रोशनी उस घाटी पर आ रही है, वह उस घाटी को पूरा चमकदार बना दे रही है। दे फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट। यहाँ हॉलो वैली को कहा गया है। सूर्य की जो रोशनी है वो उस पूरे घाटी को अपनी किरणों से भर दे रही है, उसे जगमगा दे रही है। इस स्टैंजा को पढ़ते ही
आपके मन में एक सुंदर घाटी का चित्र उत्पन्न हो जाता है। ये घाटी ही इस कविता की सुंदरता को बनाती है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टैंडा की ओर बढ़ेंगे। ए सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथेड। एक सैनिक बहुत ही जवान अपने मुंह को हल्का सा खोले हुए लेटा हुआ है। अ पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ इज हेड। उसके सर के नीचे फर्न का पिलो है। फर्न एक प्रकार का प्लांट होता है जो उसके सर के नीचे है। एस्लीप स्ट्रेच इन द हैवी अंडरग्रोथ। सूर्य की रोशनी सैनिक पर पड़ने वो बिल्कुल ही गहरे नींद में सोया हुआ है। उस घाटी में अपने शरीर को फैलाकर वह लेटा हुआ है। पेल इन इज वार्म ग्रीन सन सोक्ड बेड। सूर्य की रोशनी सैनिक पर पड़ने के कारण उसका शरीर गर्म हो गया है और उसका चेहरा और उसका शरीर पीला दिख रहा था। उस हरे घाटी ने सूर्य की रोशनी को सोख कर घाटी को गर्म कर दिया था। उसी गर्म घाटी में वह सैनिक फर्न के तकिए पर फैलकर लेटा हुआ था। यहाँ पिलो का मतलब हुआ तकिया, एस्लीप का मतलब हुआ गहरी नींद में सोना, पेल का मतलब होता है येलो कलर, लेकिन यहाँ पर सैडनेस को दर्शाया गया है जो अभी नहीं, हम लोगों को लास्ट स्टैंजा में पता चलेगा। सन सोक्ड का मतलब होता है सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करना का मतलब होता है शोषित करना। आपको सेकेंड स्टैंजा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। हिज फीट अमॉन्ग द फ्लावर्स ही स्लीप्स। उसका पैर फूलों के बीच में है और वह सोता है। हिज स्माइल इज़ लाइक एन इन्फेंट। उसकी मुस्कान एक नवजात शिशु की तरह है। जेंटल बहुत ही भद्र। विदाउट गाइल। विदाउट गाइल का मतलब होता है बिना किसी छल कपट के। जब एक यहाँ पे उस सैनिक की मुस्कुराहट की तुलना छोटे बच्चे की मुस्कुराहट से इसलिए की गई है कि जिस प्रकार एक छोटे बच्चे की मुस्कान में किसी प्रकार की कोई छल कपट की भावना नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये जो सैनिक वहाँ लेटा हुआ है उसकी भी मुस्कुराहट में किसी प्रकार की कोई छल कपट की भावना नहीं है। नेचर कीप हिम वार्म ही में कैच कोल्ड। यहाँ पे कवि उस सैनिक के प्रति थोड़ी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है कि प्रकृति उसे गर्म रखे, कहीं उसे ठंड ना लग जाए। द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। जो बनबनाती हुई कीड़े मकोड़े हैं वो भी उस सैनिक की निद्रा को भंग नहीं कर पा रहे हैं। ही स्लीप्स इन सनलाइट। वह सूर्य के प्रकाश में सोया हुआ है। वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट। उस सैनिक का एक हाथ उसके सीने पर है। एट पीस। वह शांति से लेटा हुआ है। इन हिज साइड देयर आर टू रेड होल्स। उसके सीने के ठीक बगल में दो लाल छिद्र हैं। दो लाल छिद्र, यहाँ पे दो लाल छिद्र का मतलब हुआ युद्ध में बंदूक की गोली लगने के कारण जो घाव उस सैनिक के सीने पे बना हुआ है वही दो लाल छिद्र यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अंत में ये पता चलता है कि वो जो सैनिक है वो उस घाटी में मरा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये एस्लीप इन द वैली पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं अगले वीडियो के साथ फिर बहुत जल्द ही हाजिर होऊंगा। थैंक यू।